NTV न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली दिन तमारी सी रहा हो महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी हाजिर है प्रोग्राम भलीकार सागर अजी की मेहमान इरफाना अब्दुल जब्बार सागर। इरफाना जो ताल्लुक पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन सां आहे जेका होम बेस्ड वर्कर्स जे लाइ कम करे थी, हू हिन वक्त होम बेस्ड लेबर यूनियन जी जनरल सेक्रेटरी आहे। इरफाना 2002 खां जाखोड़े रही है हिन फील्ड में तमाम घणो कम कयो अथसि होम बेस्ड वर्करनि लाइ। अचो त हिननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार करे ॻाल्हि ॿोल शुरू करो था। अस्सलाम वालेकुम इरफाना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। इरफाना साहिबा, आपकी जो सफ़र का आगाज़ हुआ, आपने बीइंग सोशल एक लेडी के आपने होम बेस्ड वर्कर के लिए कब से काम करना शुरू किया? मैं 2002 में अडल्ट लिटरेसी सेंटर चलाती थी, जिसमें गैर रस्मी शोबे में काम करने वाली बच्चियां जो कि 15 साल से बड़ी थी उनके लिए, और जो 15 साल से ज़्यादा उम्र थी उनको मैं पढ़ाने का काम करती थी और उनको बेसिक तालीम देती थी। और उस बेसिक तालीम के अंदर हमारा एक दिन होता था डिस्कशन डे। उस डिस्कशन डे में हमारे पास होम बेस्ड वर्कर्स का इशू सामने आया, जिसके अंदर ये पता चला कि चूड़ी की सनत जो हैदराबाद की सबसे बड़ी सनत है, उसमें काम करने वाली लाखों ख़वातीन इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको ना तो मज़दूर तस्लीम किया जाता और ना उनको उजरत सही दी जाती और ना वो मज़दूर कहलाती हैं। चूड़ी सनत के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान भर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर हम पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। चूड़ी का काम वाहिद हैदराबाद में जो होता है वो एक तसल्ली बख्श भी होता है। लेबर लॉ क्या कहता है इन जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, ख़ासतौर पे जो चूड़ी की सदाई घड़ाई और जुड़ाई का काम करती हैं? इनके लिए अभी हाल ही में एक पॉलिसी पास हुई थी, होम बेस्ड वर्कर्स पॉलिसी, एक कानून बना था जो कि ILO का जो कन्वेंशन है C177 उसको मद्देनज़र रखते हुए लेबर लॉज वर्कर्स का कानून, उसको तो मंजूर हुए 5 साल हो चुके हैं। और इन 5 सालों में अभी हाल ये है कि कमेटी तक तश्कील नहीं हुई, तो अभी उनके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कब जाएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं हैदराबाद में चूड़ी बेस्ड वर्कर कितनी हैं? 10 लाख से ज़्यादा। 10 लाख से ज़्यादा की आप सेहत पर उनकी सेहत के हवाले से आप मुतमईन हैं बीइंग जनरल सेक्रेटरी? मैं आपको ये बताती चलूँ कि तंजीम साजी का अमल जो वजूद में आया वो एक जदोजहद की तहरीक की सूरत अख्तियार कर गई। तो हमने लेबर डिपार्टमेंट को एक कॉन्फ्रेंस करके इन्वॉल्व किया। उस वक्त 2009 में हमने लेबर डायरेक्टर को इनवाइट किया, तो वो हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, जिसमें 350 से ज़्यादा ख़वातीन उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। तो उन्होंने उनके जब मसाइल सुने, ख़ास तौर पर मिनिमम वेज के हवाले से इश्यूज़ और हेल्थ के हवाले से इश्यूज़, और ये इनके 2 मेजर इश्यूज़ हैं। अगर इन पर काम हो गया, गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ या लेबर कवानीन इन पर लागू हो गए, तो इनकी नस्लें सुधर जाएंगी। इरफाना साहब, मैं इंटरप्ट करता हूँ, बात को काटता हूँ आपकी। वेजेस की बात करती हैं, वेजेस तो दूर की बात, उनकी सेहत के हवाले से ही कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। ना आप यूनियन वालों ने कुछ किया है, ना सरकार ने कुछ किया है। जहाँ तक हमारा मुशाहिदा है, चूड़ी बनाने वाली ख़वातीन की स्किन डैमेज हो जाती है, आँखें डैमेज हो जाती हैं, उनके हाथ काम करना छोड़ जाते हैं, उनकी जो बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो डैमेज हो जाती है। समझते हैं कि ये इंसाफ है इन लोगों के साथ? एक्चुअली बात दरअसल ये है कि मालिक और मज़दूर के बीच में, जो होम बेस्ड वर्कर है, उनके बीच में एक मिडिल मैन का रोल है, और वो मिडिल मैन मालिकान तक। कौन है मिडिल मैन? कौन है जो मिडिल मैन है? वो या तो इन्वेस्टर होता है। जी, ठेकेदारी सिस्टम को मिडिल मैन कहा जाता है, जो कि मालिक और मज़दूर के बीच में इंटरप्ट करता है। और ये जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ स्किन का इशू है, इसके अंदर बच्चियाँ वो बैठकर, क्योंकि मुस्तकिल 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम कर रही हैं, तो उनके अंदर एक मज़ीद एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया इस गुज़िश्ता वक्तों में ना, कि वो माँ बनने से भी महरूम हुई हैं। क्योंकि एक रिसर्च सामने आई है कि जिसमें ये चूड़ी की ख़वातीन इतनी मुतासिर हुई हैं, क्योंकि आग के बिल्कुल करीब बैठकर ये काम किया जाता है, तो इनकी स्किन, आइज़, इस पर असर पड़ता है, आइज़ पर असर पड़ता है, और इनको सांस की यानी कि टीबी की बीमारी इनको बहुत ज़्यादा लाहक है।
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने का वो काम नहीं करती तो दवा कहाँ से लेंगी, तो वो बीमारी बढ़ते 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 अपना एक शक्ल अख्तियार कर जाती है। फिर इनके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि ये हेल्थ के इश्यूज़ को अपने सॉल्व कर सकें। जब उजरत ही इनको नहीं मिलेगी सही, तो फिर ये दवाई कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं ये तो इतना कर रही हैं कि सिर्फ ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें, ना कि इनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ना इनकी बच्चियाँ कोई हुनर सीख रही हैं। यानी कि जिसकी नानी ने चूड़ी लगाई उसकी बेटी ने भी चूड़ी लगाई, फिर उसकी नवासी ने भी चूड़ी लगाई। इस तरह ये नस्ल दर नस्ल चूड़ी का काम मुंतकिल नस्लों में तो हो गया, लेकिन अभी चूड़ी बनाने वाले ख़वातीन मर्द हजरात अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं। इरफाना, आप मालूमात भी रखती हैं कि इनकी स्किन ख़राब हो जाती है, आइज़ ख़राब हो जाती हैं। मुख्तलिफ ख़वातीन ऐसी हैं जो माँ बनने के भी लायक नहीं रहती हैं, उनकी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। उसके बावजूद यूनियंस क्या कर रही हैं? एक आम परसेप्शन है, माज़रत के साथ एक परसेप्शन है कि यूनियंस जो है वो अपना पेट भरने के लिए बनती हैं। इनके लिए इन होम बेस्ड वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं, कोई पुरसने हाल नहीं। आपको मैं ये बताती चलूँ कि यूनियन समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा नहीं है, कोई NGO नहीं है, सोशल सेक्टर का क्या काम है? हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। यूनियन का जो काम है वो इज्तमाही सौदाकारी। यूनियन का मकसद है कि यूनियन अपने मुशावरती तौर पर अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा सके, डेमोस्ट्रेशन कर सके और बार्गेनिंग कर सके, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके, अपने रेट में थोड़े से बढ़वा सके। दिल पे हाथ रखकर बोलें कि बीइंग अ यूनियन, एज अ यूनियन आपने किन किन जगहों पर आवाज़ उठाई है कि आपकी आवाज़ को फिर इम्प्लीमेंट किया गया हो? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने लेबर डायरेक्टर को इनवाइट किया और उन्होंने जब उनकी आवाज़ सुनी, मज़दूरों की आवाज़ सुनी, तो उसने कहा कि मैं कानून बनने से पहले यूनियन पास करके देता हूँ। 2009 में होम बेस्ड वुमेन बेंगल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर हुई थी, उसकी भी मैं जनरल सेक्रेटरी थी, जो 2009 में रजिस्ट्रेशन हुई थी, आज भी वो मेरे नाम पर है। उसके बाद जब यूनियन को NGO सेक्टर हाथ में लेता है, सोशल सेक्टर जब हाथ में लेता है, तो फिर उसकी आंखें सीधी डोनर की तरफ लग जाती हैं, फिर वो इस मकसद से हट जाता है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऑनेस्ट काम कर रहे हैं। हमारा ना किसी डोनर से ताल्लुकात है और ना कोई हमें फंडिंग करता है। हम अपनी मदद आपके तहत इस यूनियन की 350 से ज़्यादा मेंबरशिप है जो कि चंदा देती हैं, और वो अपने चंदा से जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं, जैसे ऑफिस बैरियर्स हो गए, 8 मार्च वुमेन इंटरनेशनल डे, वो भी यूनियन अपने चंदे से सारे अखराजात उठाकर उसकी औरतों के हुकूक़ की अलंबरदारी करती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है। और मुख्तलिफ़ डेज़ जैसे लेबर डेज़ हो गए, और अगर किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को बिजली के बिल का इशू है, तो यूनियन अपने तौर पर उसको देख रही है। आप खुद को यूनियन बेस्ड वर्कर्स की अलंबरदार कहती हैं, हुकूक़ की अलंबरदार कहती हैं। आपने बात की 10 लाख से ज़्यादा हैं वर्कर्स हैं हैदराबाद में, और आपकी मेंबर हैं 300 से ज़्यादा। इन 300 से ज़ायद मेंबरान के लिए आपने क्या किया है? मैंने 180 अडल्ट बच्चियों को, ख़वातीन को बेसिक तालीम दी है, 180, और उनमें से 56 बच्चियों को स्कूल कॉलेज तक प्रमोट किया है, क्योंकि कुछ बच्चियां शौक़ रखती थी लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। उनको बेसिक तालीम देकर और उनको 7 से 8 से 9 मैट्रिक से एडमिशन करवा के और उनको उनकी ज़िंदगियों को आगे लेकर गए हैं। ये 150 से अबव बच्चियां हैं। इरफाना, ये जो बच्चियां हैं या जो ख़वातीन हैं जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, क्या इनमें जो आज की नस्ल है, ख़ास तौर पे मैं आज की बात करूँगा, आज की जो नस्ल है, आज की जो जनरेशन है, उनको अपने हकूक़ के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल, मैं आपको वही बताना तो चाह रही थी, आपने इंटरप्ट किया। एक तो हमने 150 से ज़्यादा बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस तक भेजा, दूसरा हमने 350 ख़वातीन में से लीडरशिप की यानी कि ट्रेनिंग्स करा के इनको स्ट्रेंथन किया ताकि ये बात कर सकें, अपने ओहदे का इस्तेमाल कर सकें, अपने ओहदे की ज़िम्मेदारियां पहचान सकें, और इनको पता हो कि लेबर लॉज क्या है, वुमेन वर्कर्स लॉज क्या है, ILO के कन्वेंशंस क्या हैं, और हमारी पॉलिसी होम बेस्ड वर्कर पॉलिसी क्या है, और इसका हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारा इन ख़वातीन की लीडरशिप को इन बातों का इल्म है। आप जब चाहें, जिससे चाहें इंटरव्यू ले सकते हैं। अच्छा, ये जो चूड़ी छोटी सी सन्नत हम कहें, जो चूड़ी की सन्नत है, ये घरों से होती है ना, शुरू होती है, फिर जाके कारखाने में जाते हैं।
तो ये जो घरों में जो छोटी छोटी सनतें बनाई हुई हैं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आपका। बदकिस्मती से हमारी हैदराबाद की चूड़ी की सनत, जो बहुत बड़ी सनत है, वो पेपर पे नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। और यही वजह है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा साइड एरिया, वो तबाह हो चुका है। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, क्योंकि मज़दूरों से काम लिया जाता था। 15-15 साल वहाँ पर मज़दूर मर्द हजरात जो कि 15 साल से थे, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, कभी कहलाए नहीं परमानेंट एम्प्लॉय, क्योंकि वो जब इंडस्ट्री पेपर पर होगी तो मज़दूर भी पेपर पे होगा, और फिर वो सोशल सिक्योरिटी से, EOBI से भी रजिस्टर होगा। मैं एक सवाल में 2-3 बातें जानना चाहूँगा और नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि एक तो ये 10 लाख जिन आप चूड़ी वर्कर्स की बात करती हैं, उन 10 लाख में रजिस्टर्ड कितने हैं डिपार्टमेंट में, और ये जो मज़दूर बच्चियाँ और ख़वातीन जो हैं, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो किस क्राइटेरिया के तहत होती है, किस ज़मरे में आती है वो? जो भट्टियों में काम करने वाले मज़दूर हैं, मर्द मज़दूर जो भट्टियों में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, मे बी कि वो सोशल सिक्योरिटी में 5% रजिस्टर होंगे। टोटल 5%? यस। अच्छा, मर्दों की तादाद क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में, चूड़ी की सनत में? चूड़ी सनत में मर्दों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम मार्केट की बात करें, वाई नॉट हम होलसेल में बात करते हैं, उस बंच की बनने के बाद, इन तमाम हाथों से निकलने के बाद, उस औरत की खून पसीने की अगर हम बोले जो मेहनत है, उसके बाद जब वो होलसेल के पास, होलसेल से वो निकलता है, तो क्या उसकी प्राइस होती है उस बंच की? जी, ये चूड़ी को मुकम्मल होने में 72 हाथों का कमाल है। 72 हाथ, यस। 72 प्रोसेस से गुजरकर चूड़ी तैयार होती है, और इसके अंदर एक एक मज़दूर अपनी जान तोड़ मेहनत करके बखूबी अपना फ़र्ज़ अदा करता है। और बदकिस्मती से जब ये मार्केट में चूड़ी पहुंचती है तो मज़दूर ख़वातीन कहती हैं कि हम इनको देखकर रोते, हम ख़रीदते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इनको हाथों में डालें। वहाँ जो मार्केट में जाएगा, यानी कि शॉपकीपर दुकान पर जब जाएगा, चूड़ी बिकेगी तो वो दर्जन का हिसाब ले लेगी, वो बंच नहीं रहेगा। दर्जन कितने का होता है? दर्जन तो फिर आप अंदाज़ा करें कि किसे 300 से नहीं, अगर बिल्कुल सादी सबसे ज़ीरो चूड़ी अगर उठाएं तो अभी वो 100 रुपये से शुरू होती है दर्जन, यानी कि 12 चूड़ी आपको 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये और फिर 400 रुपये। वही चूड़ी जो दर्जन में 12 होती है और बंच में 300 से ज़्यादा होती हैं, 365 चूड़ियाँ होती हैं, उस बंच के उस मज़दूर को मिलते हैं 7 से 8 रुपये। जी, वो एक सेक्टर है सदाई का। ओके। वो एक सेक्टर है, फिर वो 7 रुपये में इधर बनवाएगा, फिर वो कहीं और जुड़ाई पर भेजेगा, वहाँ भी अपनी देना। हाँ, वो भी ख़वातीन, दूसरी ख़वातीन, ये दूसरा सेक्टर कहलाएगा। टोटल मालिक के कितने लग जाते हैं? 7-7 रुपये मिलाकर ये 72 हाथों में जाता है, तो कितने पैसे मालिक के लग जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो है मालिक और दुकान वाला ये कमाते हैं। मजदूर का रोल नहीं होता है बेचारे का? कोई रोल नहीं होता। ये जो मालिक जो होता है, जो काम देता है होम बेस्ड वर्कर्स को, ख़वातीन को, बच्चियों को, उनको उस जो तोड़ा या बंच कहते हैं उसको, उसकी उजरत या मजदूरी के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का कोई बिल भी देता है? नहीं, उस 7-8 रुपये के अंदर वो औरत अपना घर भी यूज़ करेगी, अपनी बिजली भी यूज़ करेगी, अपना वक्त भी यूज़ करेगी, और वो सबसे बरी हुआ। और वहाँ पर वो सैलरी से बचा, बोनस से बचा, रजिस्ट्रेशन से बचा, कारखाने के किराए से बचा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से बचा, मुख्तलिफ बिल से बचा, टैक्सेस से बचा, और उसने औरतों को उनके घरों में काम शिफ्ट किया है, नाटक कारखाना। और ये सब की उजरत मिला जुला कर एक तोड़े की 7 से 8 रुपये। इस वक्त क्या है? 7 रुपये, ना 30 या 20 नहीं, 7 रुपये, कहीं 8 रुपये, कहीं 7.5 रुपये। फिर एक जैसे रेट नहीं है, मतलब 10 के अंदर है, 10 से बहुत नीचे है। 350 से ज़्यादा चूड़ी की जो उजरत है
जब हमने जद्दोजहद का आगाज़ किया था, यूनियन का काम बता रही हूँ आपको, सॉरी टू से आपकी बात का जवाब है ये कि जब यूनियन हमने मजबूत करना चाहिए थी, अभी हम मोबिलाइजेशन कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे और कलेक्टिव मुशावरती मीटिंग्स कर रहे थे मिडिल मैन के दरमियान, मालिकान के दरमियान, होम बेस वर्कर के दरमियान, लेबर डिपार्टमेंट को हमने भी इसमें इन्वॉल्व किया था। उस वक्त तोड़े की कीमत जो थी वो 2.5 रुपये थी। इरफाना, होम बेस्ड लेबर यूनियन जी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जी। इस यूनियन के अलावा इस मैं इसको जंगल कहूँ क्योंकि हमारे पास जंगल का कानून है ना, कोई सुनवाई नहीं है मजदूर की। इस जंगल में कोई और भी शेर हैं आपके अलावा एज अ यूनियन काम कर रहे हैं? यूनियन तो मैं ये कहूँगी कि होम बेस वर्क आज एशिया की सतह पर बात होती है, अमेरिका की सतह पर होम बेस वर्कर उभर कर सामने आई हैं, मगर इसको जन्म देने वाली मैं हूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रेनिंग्स लेकर आई हूँ, जो कि आकर मैंने इन मज़दूर ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी। कहाँ गए? मैं थाईलैंड गई हूँ, एशिया पैसिफिक फोरम से मैंने ट्रेनिंग ली है वुमेन वर्कर्स लॉ पर, और वही आकर मैंने क्रिटिकल पाथवे में और एरिया मैपिंग और वर्क प्लेस मैपिंग को सामने रखते हुए इन वर्कर्स को मैंने सबको आगाह किया है कि किस तरह ये अपने आप को मजबूत कर सकती हैं, किस तरह सेहत को कम से कम मुतासिर कर सकती हैं और किस तरह अपना ये सेक्टर बदल सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि जिसकी नानी चूड़ी बना रही थी उसकी बेटी बना रही है और उसकी फिर नवासी भी बना रही है। मैं ये चाहती हूँ कि इनके हालात बदलें, इनकी नस्लें बदलें, वो पढ़ लिख जाएं और उनको वो मयारात ज़िंदगी मिले और वो स्पेस मिले, क्योंकि जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कानून हैं उनको मंजूरी, ये जद्दोजहद, ये यूनियन, ये इदारे, ये पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, नेशनल ट्रेड यूनियन, ये अगर ईमानदारी से काम करें तो ये लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हाल है कि इसको सब अपनी अपनी दुकान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इरफाना, हमारा मुल्क, हमारा प्यारा पाकिस्तान वैसे तो हमारी जिंद जान है, वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर अगर हम इसी होम बेस्ड लेबर यूनियन पे बात करें, लेबर पे बात करें, हम इसी होम बेस्ड लेबर पे बात करें, तो क्या ये जो सूरत हाल मजदूर की है पाकिस्तान बाहर कहीं ऐसी है? बिल्कुल, इंडिया में भी यही सूरत हाल है, थाईलैंड में भी यही होम बेस वर्कर की सूरत हाल है, और जितने ममालिक से मेरे ताल्लुकात हैं, जैसे हम ट्रेनिंग के तौर पर मिले थे, बांग्लादेश की होम बेस वर्कर का भी ये हाल है। इस बिगाड़ का सेहरा किसके जाता है? क्या गवर्नमेंट या जो ये यूनियन से या ये फेडरेशन से वर्कर्स हैं खुद? एक तो बड़ा जुम्मा हमारे सरमायादारों को जाता है, जो मुट्ठी भर चंद सरमायादार हैं, बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के उन इदारों को जाता है जो अखलाकियात की सिर्फ बात करते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं। जी, जो अपने आप में चैम्पियन बने हुए हैं, और वो हुकूमती इदारे जो कि मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर मज़दूरों की बात आती है वहाँ पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं कि हमारे घर में आग लगती है तो हम भाग कर जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। जब दूसरों के लिए हम काम करेंगे तो मैं समझती हूँ, ये मेरी अंदर की आवाज़ है कि हमारा घर महफूज रहेगा, क्योंकि अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे मज़दूर के लिए तो ये कल हमारी नस्लों के भी काम आएगा और उनकी भी नस्लें सुधार की तरफ होंगी। नाज़रीन, इरफाना ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे त जेके सरकार जी छतरी जे हेठि, अम्ब्रेला जे हेठि पंहिंजो पाण खे फेडरेशन जा या यूनियंस जा या पंहिंजो पाण खे इन्हनि होम बेस्ड वर्करनि जा घण घुरा सॾाइनि था, उन्हनि खे होश नाखून ज़रूरु वठणा पवंदा। जंहिंजी नानी इहो कमु कयो, उनजी धीउ बि इहा कमु करे पई, उनजी नवासी बि इहो कमु करे थी, पर आऊं चाहियां थी इन जी क़िस्मत बदिलजे। बिल्कुल इरफाना साहिबा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। यकीनन इनकी सोच बदल सकती है अगर आप हैं इस मैदान में। तो मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेली चीख सकती हूँ, मैं अकेली 1000 ख़वातीन को रोड पे ला सकती हूँ, लेकिन जब तक इसके अंदर गवर्नमेंट की अम्ब्रेला नहीं होगी, हम उसके नीचे नहीं खड़े होंगे। जब तक हुकूमत सिंध साथ नहीं देगी, जब तक ये इदारे जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, जैसे सोशल वेलफेयर है, सोशल वर्कर्स बोर्ड है, ये जब तक हमारा साथ नहीं देंगे तो ये एक बड़ी तादाद में इनके मसाइल हल हो जाएंगे। इरफाना, मैं फिर भी यही बात करूँगा कि अगर आप हैं तो इनकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि इंशाअल्लाह
आप चाहेंगे तो इन तमाम जो इकाइयाँ जो आप गिनवा रही हैं इनको आप एक पेज पे ला सकती हैं, बिकॉज आप चाहती हैं इनकी किस्मत बदलना। इरफाना, आपने MA उर्दू किया है जी, आपने LLB भी किया है, LLB करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैंने अपने जानिसार मज़दूरों के लिए LLB किया है क्योंकि मुझे पता चला कि मज़दूर की सुनवाई कैसे होगी, उसको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक वकील भी चाहिए, कोर्ट का दरवाज़ा भी देखना है। उनमें तो ये हिम्मत ही नहीं है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा कि अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं जाती, मिडलमैन से बात नहीं कर पाती थी। तो मैंने महज इनके जद्दोजहद का हिस्सा मज़ीद बनने के लिए LLB किया है। कहा जाता है होता वही है जो ग्राउंड पे नज़र आए, जो वर्किंग नज़र आए। आपकी होम बेस्ड लेबर यूनियन काम करते हुए दिखती है, नज़र आती है, आपका काम नज़र आता है, आपकी बातों से पता चलता है कि आपने अपने वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना चाहती हैं। आपके अलावा और कितनी लेबर यूनियंस यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? हैदराबाद के लेवल पर देखा जाए तो जो 2009 में एक होम बेस्ड वुमेन बेंगल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर हुई थी, जो कि मेरे ही नाम पर थी और उसकी जनरल सेक्रेटरी भी मैं ही थी उस वक्त, लेकिन यूनियन आज भी मेरे नाम पर है। लेकिन बदकिस्मती से यह हुआ कि कराची से कोई तंजीम आई और उन्होंने हाईजैक किया और इसको फेडरेशन की सूरत देकर और मुझसे सिग्नेचर करवाए कि आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अभी नीचे से लोगों को ऊपर लेकर आना है, ये कहकर ना मुझसे यूनियन छीन ली। क्या सबब था, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप काम कर रहे थे इसलिए? यस, क्योंकि जो डोनर की रिक्वायरमेंट, जब हम प्रपोज़ल बनाना शुरू कर देते हैं ना, यूनियन को NGOs का रुख दे देते हैं, तो हम अपने मरकज़ से हट जाते हैं, हम अपने मकसद से हट जाते हैं, फिर हम मज़दूर की आंख नहीं बनते वहाँ पर, फिर हम अपने घर की तिजोरी की चाबी बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुआ उस दौरान यही कुछ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आज वो बड़े नाम से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इसमें कुछ शक नहीं कि उनको डोनर दे रहा है और वो प्रोजेक्ट की सूरत में खा रहे हैं। और वो यहाँ तक कि वो लिखत में तो फेडरेशन कहलाती होम बेस्ड वर्कर की, लेकिन वो चल टोटल डोनर पर रही है। तो मेरे पास जो असासा है वो सिर्फ चंदा है। इरफाना, ये डोनर कौन होते हैं और कितना डोनेशन हो जाता है? ये तो हमारी बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। जितने हमारे नज़रियात ख़राब होंगे हम उतनी डिमांड रखेंगे, और फिर जब हमें ये देखना होता है कि हमने इसको अपने तौर पर अपने लिए चलाना है, तो अब क्या करते हैं NGO समाजी लोग, क्या करते हैं कि वो जो मज़दूर हैं उनको भेड़ बकरी समझ लेते हैं, यहाँ तक कि वो इंसानियत के डेफिनेशन से भी उतर जाते हैं। तो ऐसों को बेनकाब होने की ज़रूरत है। और जो डोनर की जब आप बात कर रहे हैं तो हम उनसे कोई भी डिमांड कर सकते हैं और डोनर उनको दे सकता है। अच्छा, होम बेस्ड लेबर यूनियन हो या फेडरेशन हो, व्हाटएवर, जो भी आपके अलावा यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं या जो काम कर रहे हैं, क्या उनको जो डोनेशन मिलता है, जो डोनर देता है, क्या 1/4 हिस्सा मज़दूर पर खर्च होता है? मैं समझती हूँ कि 1% मज़दूर पर खर्च होता होगा। वो भी किस लिए कि उस 1% को भी खर्च करने के लिए उन्हें अपनी मीडिया कवरेज चाहिए होती है, इसलिए खर्च करते हैं। क्योंकि ये मैंने नहीं देखा कि मज़दूर के हालात में सुधार आया हो उस डोनर की वजह से, उस प्रोजेक्ट की वजह से मज़दूर की हालात में सुधार आया हो, उनके घर के हालात बेहतर हुए, उन्होंने खाना अच्छा खाया हो, ऐसा कोई मैंने तब्दीली नहीं देखी। डू यू थिंक कि ये जो लेबर है, होम बेस्ड लेबर, जो बहुत जफाकशी के साथ, जो अपनी ईमानदारी के साथ अपने तन मन को मौत के मुंह में देकर चूड़ी को आपके हाथों की जीनत बनाती हैं, जो हमारे हैदराबाद का ख़ास तौर पे, फिर पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, इन मज़दूरों की आपको कोई एक अंदाज़ा है, कोई मोहतात अंदाज़े से आप कह सकते हैं कि कितने बीमार हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं अस्पतालों में, कितना इनका जो जंग चल रही बीमारी के साथ, कोई फिक्र है आपके पास? 2017 और 18 में एक मैंने छोटी सी रिसर्च की थी होम बेस्ड वर्कर पर। उस रिसर्च की सूरत में जो सूरत हाल सामने आई मज़दूर होम बेस्ड वर्कर की, वो ये थी कि अगर 100 वर्कर काम कर रही हैं तो उनमें से
95 किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, 95। और फिर उनकी एज की तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ तक कि अगर होम बेस्ड वर्क का काम कर रही है तो 90 साल की औरत भी कर रही है, 11 साल की बच्ची भी कर रही है। और तो उनकी अब ये उम्र के वो 2 हिस्से हैं जहाँ पर हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और आप समझ सकते हैं कि फिर 95 ख़वातीन हेल्थ से मुतासर होती हैं 100 में से। इस चूड़ी सनत के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि हैदराबाद और पसगिरदाई में कितने इलाकों में ये सन्नतें कायम हैं, जो घरेलू सन्नत हम जिसको कहते हैं, जो चूड़ी की सन्नत कहते हैं, ये कितनी है यहाँ पर? चूड़ी की सनत चूँकि सिर्फ हैदराबाद में है, और जो होम बेस्ड वर्कर हैं वो टंडोजाम में है, सांगड़ में है, टंडोला यार में है, हैदराबाद में है। आप ये समझ लें लाखों की तादाद में इन मुख्तलिफ जगहों पर होम बेस्ड वर्क का काम कर रही हैं, जो कि मार्केट का काम अपने ही घर बैठ के करती हैं। ये होम बेस्ड वर्कर वो कर रही हैं, लाखों की तादाद में। इरफाना, आप माशाल्लाह हैदराबाद से बिलोंगिंग हैं। हैदराबाद की जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं या जो चूड़ी सन्नत में किसी भी एंगल से किसी भी हवाले से काम कर रही हैं, इसके अलावा आपने पूरा सिंध में काम किया है जी। हैदराबाद के जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, जो ये होम बेस्ड लेबर है, इनकी सूरत हाल में, इनकी कंडीशंस में या इनके दर्द और तकलीफ़ों में बाकी शहरों और ज़िलों में क्या फ़र्क है? कोई चेंज देखा है आपने? नहीं, चेंज एग्जिट मैंने कोई चेंज नहीं देखा, लेकिन जो हमारे सोशल सेक्टर हैं, जैसे हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या इमरान खान साहब ने भी एक स्कीम 12-12 हज़ार रुपये की लोगों को देना चाहिए, तो वो होम बेस्ड वर्कर के अंदर 5% भी नहीं पहुंची है, वो 5% भी नहीं पहुंची है। और अगर अंदरून सिंध देखा जाए और हैदराबाद के लेवल पर देखा जाए तो हैदराबाद को सिटी का नाम देकर एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। फिर भी ज़िलों में काम हो रहा है, अंदरून सिंध में फिर भी काम हो रहा है, लेकिन हैदराबाद में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि जहाँ पर इनके माशी हालात बेहतरी की तरफ जाएं। नाज़रीन, इरफाना ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे त हीउ जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे हवाले सां जेको सिलसिलो शुरू कयो वियो, या जेको हाणे इमरान खान 12-12 हज़ार रुपया फ़ी घर के ॾिए पियो थो, पर बदकिस्मती सां हीउ जेको होम बेस्ड लेबर आहे, इन्हनि में 5% बि नथो मिले। हुकूमत खे कहिड़ी जामे हिकमत अमली ठाहिणी पवंदी जो ही असल हक़दार ताईं उनजो हक़ पहुची सके। इरफाना, आपने ला किया है, इस वक्त आप बताएंगे कि कानून क्या कहता है, ये जो होम बेस्ड लेबर है, इन हवाले से किस उम्र के बच्ची से लेकर किस उम्र की ख़वातीन तक इस चूड़ी सनत में काम कर रही हैं, और कानून हमारा क्या कहता है इस हवाले से? आप यकीन करें कि जो होम बेस्ड लेबर है इसके अंदर 7 साल की बच्ची भी इन्वॉल्व है, जबकि चाइल्ड लेबर ये नहीं कहता। चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो हम अपने साथ, अपनी नस्ल के साथ, अपनी कौम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कड़वा घूंट पी कर अगर हम हक और सच की बात करें तो यहाँ पर जो लेबर जो ला है उसकी हम खुद उखाड़ पछाड़ कर रहे हैं। 7 साल की बच्ची काम कर रही है जो किसी प्रोविजन में नहीं है, कानून इजाज़त देता है साथ अंडर मैच्योर एज या अंडर जो एडल्ट होता है। देखिए, इसके ज़िम्मेदार जो है ना हमारा निज़ाम है, हमारे हालात हैं, हमारे मुआशी हालात, हमारे सियासी हालात। या हम फिर वही बात करें, मिडिल मैन भी इसका खास जी बिल्कुल, हमारे अंदर जो बदअमनी है ना, क्योंकि पहले पेट भराई रोटी तो मिल रही थी, अब इस मौजूदा दौर में, मौजूदा हुकूमत में अभी वो ये कह लें कि कुछ वक्त के तकाज़े हैं और कुछ कोविड-19 की मेहरबानी है कि लोगों के हाथों से वो दाल रोटी, चटनी रोटी भी छीन चुकी है। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, लोग सड़कों पर बैठ गए आकर, और ये हमारे हालात की बदअमनी है। और इसको अगर सब ने मिलकर, जिन जिन की ज़िम्मेदारी बनती है, सोशल सेक्टर की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उन सरमायादारों की ज़िम्मेदारी है जिनके घरों में सड़ रहा है पैसा,
किसी काम का नहीं है, ये उनकी सबकी हम सब की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर इंसानी वसीला बनकर आप जैसे मेरे जैसे सब समाजी कारकुन खड़े हो जाएं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वक्त को अगर नहीं सुधारेंगे तो आगे हम दलदल की तरफ जाएंगे, तबाही की तरफ जाएंगे, बर्बादी की तरफ जाएंगे और एंड ये होगा कि सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नाज़रीन, इरफाना साहिबा बहैसियत होम बेस्ड लेबर यूनियन जी जनरल सेक्रेटरी पंहिंजे लेबर पंहिंजे मज़दूरनि जो पंहिंजे उन्हनि नियाणियुनि जो दर्द पंहिंजे सीने में रखंदे दॿियल लफ़्ज़नि में हुकूमत ते सख़्तु तनक़ीद बि कई आहे। चयो अथसि त हिन हुकूमत असां खां ॿिनि वक़्तनि जो गिरह बि वक़्तु खसे वरितो आहे। यकीनन इरफाना साहिबा जो मौजूदा हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई की जो हमारे ऊपर जो लाठी बरसी है, आप समझते हैं कि ये जो आपकी 300 350 जो आपकी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके घर का चूल्हा बआसानी जल सकता होगा? ये तो यूनियन की मेंबर हैं 300 350, इसमें लाखों मेंबर हैं जो होम बेस वर्कर हैं। मैं लाखों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके 300 350 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ कि इन हालात में, इस दौर में, इस महंगाई के इस जो हमारे ऊपर मौत का फरिश्ता कहें महंगाई की सूरत में, इस हालत में इन 350 घरों के भी चूल्हे जल सकते होंगे? नहीं, क्योंकि ये 350 मेंबर भी उन लाखों की तादाद में शामिल हैं। क्यों कि जो यूनियन है वो तो अपनी मदद आपके तहत आवाज़ उठा रही है, चिल्ला रही है, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि मेरी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कानून तक पहुंच जाए, अदालतों तक पहुंच जाए, इदारों तक पहुंच जाए। और सिर्फ ये यूनियन ये काम कर सकती है, किसी के चूल्हे में आग लगाने का काम या मज़दूर के पेट भरने का काम ये भी नहीं कर सकती। ये 350 यूनियन भी उन लाखों मज़दूरों यूनियन का हिस्सा हैं जो इस बदअमनी का शिकार है, बदहाली का शिकार है, मौजूदा दौर का शिकार है। मेरी एक अपील है, मौजूदा हुकूमत से अपील है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से अपील है, गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के उन इदारों से जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, जहाँ लॉज बनते हैं, जहाँ सुनवाई होती है, जहाँ कोई मज़दूर के लिए कुछ कर सकता है, उनसे मेरी एक अपील है कि वुमेन इंटरनेशनल डे 8 मार्च जो ख़वातीन का आलमी दिन अभी आ रहा है, इस पर कोई अच्छी खुशखबरी सुना दे इन होम बेस वर्कर के लिए कि इनके लिए कम से कम कुछ नहीं तो इनको एक सोशल कार्ड मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिल जाए और इनको एक EOBI में रजिस्ट्रेशन मिल जाए। ये मेरी इनके लिए मौजूदा हुकूमत से, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से, गवर्नमेंट से अपील है कि इस 8 मार्च को 2021 में हमें ये अच्छी खबर मिल जाए कि ये होम बेस लेबर EOBI का हिस्सा हैं और सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो समझे हमने इनके अंदर, इनके हालात के अंदर एक तब्दीली ला दी है। शुक्रिया। इरफाना, आप की पैदाइश हैदराबाद ही है? जी, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, मेरे बड़े भी यहीं से, और हम इंडिया से जब आए थे तो खैरपुर में आए थे और फिर वहाँ से हमारे दादा जो थे वो यहाँ आ गए थे हैदराबाद। खैरपुर तो एक बहुत गर्म इलाका है और आप बहुत ठंडे दिमाग की खातून हैं। आपने इतना ठंडे दिल से अपनी वर्कर्स के लिए इतना जदोजहद की है, इतना काम किया है कि आज आपके जो ना चाहते हुए भी बहुत दुश्मन बने हुए हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह। इरफाना, कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं और उनमें से मेरे एक बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं 30 नंबर पे हूँ। आपने MA उर्दू किया है, LLB भी किया है जी। शादीशुदा है? नहीं जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री अटेंडेंट थे, मेरे ताया डॉक्टर थे जामशरों में। अच्छा, इसमें कोई मुज़ायका ना हो तो मेरे ख्याल में आपकी शादी ना करने की वजह भी यही है कि आप होम बेस्ड लेबर के हकूक़ की उसमें जो दौड़ में लगी हुई हैं, आपने पूरी ज़िंदगी उनको वक्फ कर दी। जद्दोजहद से मुझे इश्क है और ये जो मज़दूर होम बेस्ड वर्कर्स हैं ये मेरा अज़म है, मेरी ताकत है और मेरा किरदार इन्हीं में छलकता है और मैं अपनी जद्दोजहद को एक मंजिल तक लेके जाना चाहती हूँ और मेरा समझ लें कि सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। मैं नींद में, जागते में, सोते में, उठते में,
महफिल में अकेले में इन्हीं के बारे में सोचती हूँ कि किस तरह ये हालात हम बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो ज़िंदगी हमसे बहुत सारे काम लेती है, हम वो नहीं करते। इरफाना, चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछता चलूँ, माशाल्लाह आप 10 लाख उन मज़दूरों के साथ आप उठती बैठती हैं जो अपनी बीनाई का, अपनी सेहत का, अपने जिस्म स्किन का, अपने हाथों का, किसी चीज़ का कोई ख्याल ना करते हुए अपने सच्चाई के साथ चूड़ी की सन्नत को और परवान चढ़ा रहे हैं। होम बेस्ड वर्कर हो या घरों में करने वाले काम, जो बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पे, आजकल एक वबा सी चल उठी है। जैसे कोविड-19 या कोई और बीमारी हो, वैसे एक और बड़ी दुखदायक वबा चल उठी है। इन बच्चियों के साथ रेप होते हैं, इनके साथ जना हो जाते हैं, इनके साथ बदफैलियाँ हो जाती हैं। आप समझती हैं कि ये हमारी स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको रोकथाम के लिए, इन पर कोई सख्त कदम उठाने के लिए? ये हमारी स्टेट की ही छूट है और ये ज़िम्मेदारी भी हमारी स्टेट की बनती है, क्योंकि अगर हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, नहीं अदा करेंगे, तो कल फिर हमारी बारी है। हम नहीं बच पाएंगे इन आग से, क्योंकि ये एक भूख है, ये एक इंतशार है। ये जहाँ पर ये बच्चियों का रेप हो रहा है, ये एक नई हवा नहीं चली है, एक नई बीमारी चली है और ये ऐसे फैल रही है कि फिर ये किसी का घर नहीं देखेगी, स्टेट के किसी ओहदेदार का, किसी गवर्नमेंट के अफसर का घर नहीं देखेगी। फिर ये क्योंकि भूख बन चुकी है ना, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमने आज इसके लिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई तो इसका रेशो और दिन ब दिन बढ़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए भी एक कानून बनाया जाए, क्योंकि कानून तो है, अमल दरामद नहीं है। कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उन पर। और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो सोच लें कि फिर ये आग हमारे घर तक भी आनी है। जी नाज़रीन, फ़िलहाल एतिरो ई। मोहम्मद अली रिन खे भलिका टीम सां गॾु इजाज़त ॾींदो। ॾिसंदा रहो महबूब न्यूज़ नेटवर्क TV। अल्लाह भाई। MNN TV News।